जल के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नहीं, कोई समस्या नहीं, ये अपने पास सेव है, इसको कन्वर्ट करके। अच्छा अच्छा, चालू है मतलब ये। हाँ हाँ, तो देखिए अपन बात कर रहे थे कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट की। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट कैसे बनता है, कौन बताएगा, देखें। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनता कैसे है। वेरी गुड, जिप्सम को अपन क्या करेंगे, 373 केल्विन पर निर्जलीकरण किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि 373 केल्विन लगभग कितने डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री। कितना होगा, क्यों, क्योंकि केल्विन पैमाने के अंदर जो जीरो स्टार्ट होता है, जीरो जो होता है वो किस पर होता है, 273.15। कितना होता है, 273.15 केल्विन इक्वल 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273.15 केल्विन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो 273 में 100 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब ये है कि जिप्सम को अगर अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करें, क्या करें, निर्जलीकरण करें, तो अपने को पीओपी प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलो वैसे टेस्ट अपन, मैं ये सोच रहा था कि भाई अपन कल ले ले, थोड़ा बड़ा टेस्ट हो जाएगा, 15-20% देंगे तो थोड़ा मजा रहेगा, इसलिए अपन टेस्ट दोनों टॉपिक का, कल संडे है वैसे थोड़ा लंबा लेंगे तो भी चलेगा, इसलिए कल का प्लान रखा है टेस्ट का, दोनों टॉपिक साथ साथ में। आज अपना जो नया टॉपिक है उसका नाम क्या है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसमें नहीं है क्या तत्व, यौगिक, मिश्रण, इसी में है। थोड़ी सी चीज मेरे को आप बता दीजिए, क्या आप जानते हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं, हल्की फुल्की किसी के पास जानकारी हो तो बता दीजिए। समान परमाणु, ऐसे पदार्थ जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जैसे उदाहरण बता सकते हैं आप लोग, कोई सा भी एक दो तत्व के नाम बताओ देखें। क्या तत्व और अणु समान होते हैं, अणु अलग होते हैं, किसकी इकाई, कहने का मतलब ये है, जैसे कोई भी नाभिक है, उसके बहुत सारे नाभिक है, माना कि उसमें जो नाभिक है उसमें परमाणु संख्या अगर समान है, जिन जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान है वो एक ही प्रकार के तत्व कहलाएंगे। जैसे बहुत सारे नाभिक है, उनमें से कुछ नाभिक ऐसे हैं जिनके अंदर परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु संख्या कितनी है, यानी प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या मतलब क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या, जैसे 2 है और एक एक परमाणु यहाँ रखा हो, उसमें भी परमाणु की संख्या, नहीं सॉरी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो समान प्रकार के परमाणु जिनमें परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। लगभग 118 तत्व की खोज हो चुकी है। आवर्त सारणी अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उसमें सारे की सारी क्या है, तत्व है, जिसमें
एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। ये सारे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब यौगिक क्या होते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? अब देखना, देखिए, बताना आप लोग। ये चार चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। एक तो शक्कर का विलयन, दूसरा शक्कर, तीसरा है जल, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। एक और लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन। क्या आप इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से तत्व कौन सा है, यौगिक कौन सा है और मिश्रण कौन सा है? नंबर एक बताइए, देखिए नंबर एक क्या है? मिश्रण की क्या परिभाषा हो सकती है? दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। मिश्रण में क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। जैसे नींबू का विलयन हो गया। अब नींबू उसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं आप लोग या फिर कम भी डाल सकते हैं। शक्कर और रेत का मिश्रण हो गया, शक्कर और रेत। अब शक्कर और रेत को आप मिलाओगे तो किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं वो, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? मिश्रण बोलते हैं। और ये दूसरा कौन सा है? ये यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है एक निश्चित अनुपात में मिलकर जुड़ते जुड़ जाते हैं। क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। दूसरा है आपका जल, तीसरा। ये भी क्या है? यौगिक है। क्यों? क्योंकि जल का मैंने आपको सूत्र बताया। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो ये हमेशा जल जब बनेगा तो ये किस रूप में बनेगा? H2O के रूप में। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल करके जल बनाएंगे तो किस रूप में बनाएंगे? H2O के रूप में ही बनाएंगे। यानी कि ये इनका मिलने का जो अनुपात है वो क्या है? निश्चित है। दो भाग तो किसका किसके होंगे? H अनुपात O। दो भाग तो होंगे हाइड्रोजन के और एक भाग किसका होगा? ऑक्सीजन का। ये तो हो गया भाग। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के संयोग करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, है ना? मिश्रण में पदार्थ जो है किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए। CO2, ये भी क्या है? एक यौगिक है। हाइड्रोजन बताइए। हाइड्रोजन तत्व है, इसी रूप में है तो। अगर ये इस रूप में हो तो, अगर हाइड्रोजन इस रूप में है फिर क्या है? फिर ये हाइड्रोजन का अणु है। क्या है? अणु। हाइड्रोजन अणु कब बनता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? अणु बना लेंगे। तो ये क्या हो गया? आपके अणु हो गया। अब अपन पढ़ते हैं, मिटाने का गया।
ये हाँ, तो देखिए पदार्थ दो प्रकार के हैं आपके यहाँ पर। एक तो होते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे हैं अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण। एक तो पदार्थों के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार के हैं उनकी शुद्धता के आधार पर। एक तो शुद्ध पदार्थ है और एक अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थों में एक तो है तत्व और एक है यौगिक, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता, मिश्रण नहीं होता है। तत्व ये एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिनट, और दूसरा है यौगिक। और अशुद्ध में कौन सा है, एक तो समांगी और दूसरा है विषांगी। समांगी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जिसमें अवयवी कण समान रूप से घुले हुए हो। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण, कैसा मिश्रण? ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण समान रूप से घुले हुए हो। समान रूप से क्या हो, घुले हुए हो। जैसे नींबू पानी हो गया, क्या है? नींबू पानी। शक्कर का विलयन, शक्कर का विलयन। ये समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में अवयवी कण जो है वो समान रूप से घुले हुए होते हैं। आप लोगों ने शिकंजी भी पी होगी, आप लोगों ने शक्कर का विलयन भी कभी कभी लिया होगा। मतलब नींबू पानी पीते तो उसमें अक्सर अपन शक्कर डालते ही है, या फिर चाय पी होगी, उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो समान रूप से घुले होते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अपन ने चाय पी, एक घूंट ली और ऐसा लगा कि अपने को मीठी आई, दूसरी घूंट ली और फिर ऐसा लगा कि भाई फीकी आई? क्या ऐसा महसूस हुआ कभी? ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अवयवी कण जो है वो क्या है, समान रूप से घुले हुए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे आपने आटे में नमक डाला, आपने क्या डाला, आटे में नमक डाला, आपने उसको अच्छी तरह से मिलाया, लेकिन कोई पार्ट ऐसा रह सकता है जब आप उसको एक चुटकी भर के अगर अपन ले आटे और नमक के मिश्रण को और लेकर के यूं चखें तो हो सकता है कि वो बिल्कुल भी खारा नहीं लगे आपको, नमकीन। ये संभव है कि नहीं है? क्योंकि वो क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण। उसमें अवयवी कण समान रूप से घुले हुए नहीं है। तो जिनमें अवयवी कण समान रूप से घुले हुए हो उसको अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और जिसमें अवयवी कण समान रूप से मिले हुए नहीं हो उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे रेत और रेत और नमक का मिश्रण, रेत और शक्कर का मिश्रण, किसी भी अनुपात में उसको मिलाया जा सकता है। नींबू पानी शक्कर। अब ये जो विलयन होता है, समांगी मिश्रण में जो विलयन होता है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक तो होता है विलायक, एक तो क्या होता है जिसमें अपन कोई पदार्थ घोलते हैं। अच्छा, जो विलियन का जो बड़ा भाग होता है अर्थात जो घोलने का काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और जो घुलता है उसको अपन बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। तो विलायक विलियन के कितने भाग हो गए? दो भाग। नंबर एक तो कौन सा है, विलायक, और नंबर दूसरा कौन सा है? विलायक कौन सा भाग होता है? वे भाग जिसमें किसी भी पदार्थ को घोला जाता है, यानी कि जो पदार्थ किसी
छोटे अवयव को घोलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? विलायक। और जो पदार्थ घुलता है, जैसे शक्कर का जो विलयन है, उसमें आप लोग ये बताइए कि विलायक कौन सा होगा? विलायक तो होगा जल, और विलय कौन होगा? शक्कर। नींबू की शिकंजी है, बताइए उसमें विलायक कौन सा भाग होगा? विलायक होगा जल, और विलय कौन सा होगा? नींबू का रस, शक्कर और नमक, जो भी आप लोग डाल रहे हैं वो क्या, जो कम पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? विलय, जो घुलने वाले हैं। और जो घोलता है वो क्या होता है? विलायक। यानी विलयन का जो बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? विलायक। और छोटा भाग क्या कहलाता है? विलय। हाँ, तो देखिए इसका मतलब विलयन के कितने भाग हो गए? दो भाग। एक तो हो गया विलायक, और दूसरा कौन सा हो गया? विलय। जो पदार्थ घुलेगा उसको क्या बोलेंगे? विलय। और जिसमें पदार्थ घुलता है उसको क्या बोलेंगे? नाम से स्पष्ट है, विलायक, यानी ये विलय करता है। विलय का मतलब क्या हो गया? जो विलय करता है। और जिसका विलय होता है वो कौन कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। अब दूसरा जो मिश्रण है वो कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। कौन सा है? ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण समान रूप से घुले हुए नहीं हो, जैसे रेत और शक्कर का मिश्रण, रेत और लोहे के बुरादे का मिश्रण, ये क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार विषमांगी मिश्रण के दो महत्वपूर्ण उदाहरण और हैं। आप लोगों ने सुना होगा कोलोइड। कोलोइड सुना है? जैसे फोम दाढ़ी बनाते हैं, जाग बनते कि नहीं बनते? वो एक प्रकार का कोलोइड का उदाहरण है। दूध, ये भी एक प्रकार के कोलोइड का उदाहरण है। धूम कोहरा, ये भी कोलोइड टाइप का उदाहरण है। दूसरा होता है एक मिश्रण और होता है निलंबन। क्या होता है? निलंबन, जिसमें कण सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब निलंबित रहते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, जब अपन गर्मी की ऋतु के अंदर कहीं सो रहे होते हैं, और माना कि अपन जिस छत के नीचे सोए हुए हैं उसमें एक छोटा सा छेद है, ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना? उसमें से क्या आप लोग ये देखते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है, उस सूर्य के प्रकाश में अपने को छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वो जो लंबी नली दिखाई देती है, दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? तो ये प्रभाव निलंबन वाले कणों में दिखाई देता है। निलंबन जो सस्पेंडेड रहते हैं ना कण, उनमें ये दिखाई देता है। इनमें अलग अलग है, जैसे उसमें एक तो होती है परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण मध्यम। जो कोलोइड होता है ना उसमें दो, जिस प्रकार विलयन के अंदर विलायक और विलय होता है, उसी प्रकार कोलोइड के अंदर क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण मध्यम। जो कोलोइड होता है, कोलोइडी जो विलयन होता है उसके दो भाग होते हैं। कोलोइडी विलयन के कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक तो परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम यानी बड़ा वाला भाग, जिसमें परिक्षेपण माध्यम, और एक होती परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था। ये परिक्षेपित प्रावस्था के कण जो है इसमें घुलते हैं, यानी कि ये बड़ा भाग हो गया और ये छोटा भाग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि विषमांगी मिश्रण के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो हो गया निलंबन। निलंबन का उदाहरण ये हो सकता है आपके, जैसे आपने एक गिलास लिया, पारदर्शी गिलास लिया, उसमें आपने पानी भरा और उसमें चौक का बुरादा डाला। वो चौक का बुरादा आपने आप देखते हैं कि पूरी तरह से घुलता नहीं है, उसमें कण क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं, यानी निलंबित। जब तक आप उसको हिला दोगे ना, हिला दोगे उस समय उसके कण क्या रहेंगे? आपको दिखाई देंगे।
और कुछ देर बाद में हालांकि वो क्या होते हैं, पेंदे में बैठ जाते हैं, है ना। तो ये निलंबन का उदाहरण है। चौक का जो गोल होता है वो किसका उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण है। और कोलोइड के अंदर ऐसा दिखता नहीं है, हालांकि वो सस्पेंडेड तो रहते हैं लेकिन इस प्रकार दिखता नहीं, वो कोलोइड रहता है, मिक्सअप रहता है, जमे रहते एक दूसरे से पास पास में रहते हैं। तो इसमें कोलोइड के दो प्रावस्थाएं होगी, एक तो परिक्षेपण माध्यम और एक परिक्षेपित प्रावस्था। ये मिश्रण के बारे में था। अब आपको ये समझ में आ गया था होगा कि भाई एक तो तत्व होता है, दूसरा यौगिक। ये पदार्थ के कौन से रूप हैं, शुद्ध रूप। अशुद्ध रूप में दो प्रकार के, एक तो समांगी और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयवी कण समान रूप से मिले हुए हो या घुले हुए हो, समान रूप से क्या हो, मिले हुए हो या फिर घुले हुए हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, समांगी मिश्रण। जिसमें पदार्थ के अवयवी कण समान रूप से घुले हुए नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है, विलयन। कौन सा है, विलयन। जिसमें एक तो क्या, कौन सी अवस्था होती है, एक तो विलायक होता है, दूसरा क्या होता है, विलय। इधर विषमांगी का एक उदाहरण कौन सा है, एक तो है निलंबन वाला विलयन। निलंबन में एक तो विलायकी होता है, दूसरा उसमें निलंबित कण रहते हैं। हाँ, कण दिखता है, जैसे चौक का उदाहरण होता है ना, मैंने आपको, पानी है, पानी का गिलास भरा हुआ कांच का, उसमें अपन चौक का पाउडर डालते हैं, तो उसमें चौक के कण जो है वो सस्पेंडेड रहेंगे, निलंबित। दूसरा कौन सा है, कोलोइड। कोलोइड में दो प्रकार के भाग होते हैं, एक तो परिक्षेपण माध्यम जो बड़ा भाग होता है, और दूसरा कौन सा हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था। उदाहरण बताए ना अभी, दूध, दूध है, फोम है। दूध के अंदर जो जो पानी वाला भाग जो बड़ा है वो तो आ जाएगा परिक्षेपण माध्यम में, और उसमें अन्य जो उसका रंग वाले या फिर अन्य जो उसमें प्रोटीन है या फिर जो भी घुले हुए पदार्थ हैं, जो कण है, वो किसमें आ जाएंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था में आ जाएंगे। ठीक है ना। दाढ़ी बनाने वाला जो फोम होता है वो है धूम, कोहरा है, नहीं आता है वो, इसको इसमें मिलाते हैं कोलोइड में। चाय तो लेते हैं लेकिन इसमें ये कोलोइड में आ जाता है। जो गाढ़ा होता है ना, गाढ़ी चीज कोई भी होती है, उसको किसमें लेते हैं अपन, कोलोइड में। इसके कणों के आकार के आधार पर ये ऐसे थोड़ा बना रखा है। इसमें विलयन के अंदर क्या होते हैं, विलयन के अंदर कण बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। विलयन और विलायक जब मिल जाते हैं तो इनमें कण क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। इसमें थोड़े से बड़े होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए दिखते हैं। कणों के आकार के आधार पर है ये विलयन, कोलोइड और निलंबन। इनमें कणों का आकार इस प्रकार होता है, क्रम। सबसे छोटे कण किसमें होते हैं, विलयन में। नंबर 2 कोलोइड, नंबर 3 निलंबन में। हालांकि ये आगे भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, इस कणों के आकार के आधार पर है ये निलंबन है या फिर आपके कोलोइड है या फिर विलयन है। इसमें बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है, इसमें आपको कण एक भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। इसमें हालांकि गाढ़ा लगता है अपने को लेकिन दिखाई नहीं देता है, और इसमें साफ दिखाई देता है, कण दिखाई देते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। कणों के आकार के आधार पर विलयन, फिर कोलोइड और फिर निलंबन। अब इसमें देखिए शुद्ध पदार्थ कौन सा है, शुद्ध जल, बताओ, देखिए है कि नहीं है, CO2, हीरा। हीरा शुद्ध प्राकृतिक पदार्थ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हीरा प्रकृति का सबसे अधिक कठोर शुद्ध प्राकृतिक पदार्थ है, तो इसमें सारे क्या है, शुद्ध पदार्थ। तत्व, तत्व किसे कहते हैं, समान प्रकार के परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। हालांकि इसमें परमाणु का समूह दे रखा है, हालांकि होता नहीं है, तत्व ही रहता है। तत्व कौन कौन से हो गए, जैसे तत्व 118 तत्व हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, अपने 120 तक पढ़े हैं। इसके अलावा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, 100 आवर्त सारणी में 118 ही जो है वो क्या है, तत्व है, जो किससे मिलकर बने होते हैं, समान परमाणु। मैंने आपको बताया जैसे कोई ढेर पड़ा हुआ है, उसमें से
जिस जिसकी परमाणु क्रमांक समान है वो एक ही प्रकार के तत्व है। जिस जिसके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, यानी कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है। बहुत सारे नाभिक है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या जिस जिसमें समान है, वो सभी उसी तत्व के क्या होंगे, मतलब उसी पदार्थ के क्या होंगे, तत्व होंगे। क्या होंगे, तत्व होंगे। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये 118 तत्व हो गए। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है, 118। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। इधर तो है एस ब्लॉक तत्व, यहाँ पर आपको पता हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन और है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, इस जगह पर हीलियम और है यहाँ पर, है ना। आप लोग बोले तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर क्या है, हीलियम। ये आप लोगों को पता ही है। हाइड्रोजन मुख्य रूप से ये एक ज्यादा कर दिया गया। इस प्रकार ये है, इनको इनको कहते हैं क्षार धातुएं। इनको क्या बोलते हैं, क्षार। आप लोगों ने ये देखा होगा ये क्षार बनाती है, NaOH, LaOH, KOH, RbOH, ये क्या बनाती है, क्षार बनाती है। और ये इनको कहते हैं अपन क्षारीय मृदा धातु है। इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा। एस ब्लॉक के तत्व हैं जिसमें ये 2 वर्ग है। पी ब्लॉक के तत्व हैं जिसमें कितने हैं, 6 वर्ग हैं। डी ब्लॉक के तत्व है, इसमें कितने वर्ग हैं, 10। और यहाँ से 57 एक क्रमांक आता है यहाँ पर 57, और यहाँ पर आता है 89, लेंथेनम और एक्टिनाइड। कौन से हैं, लेंथेनम और एक्टिनम, 57 नंबर और 89 नंबर। कितने, 57 नंबर और 89 नंबर। तो ये 58 से शुरू होता है। कितने, ए ब्लॉक के तत्व में 2 श्रेणियां हैं, एक तो लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी। कौन कौन सी है, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, हालांकि आगे भी आ जाएगा। इस श्रेणी को कौन सी कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसके बाद में आ रहा है, लेंथेनम के बाद में आ रहा है। कब आ रहा है, लेंथेनम के बाद में। और एक्टिनम के बाद में जो 90 से शुरू हो रहा है, इसको कहते हैं एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। अब इनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना, बस ये याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी है, एक्टिनाइड श्रेणी। बता सकते हैं कोई इनकी संख्या कितनी है, 14 कितनी है, लेंथेनम भी 14 है और एक्टिनम एक नहीं सॉरी लेंथेनाइड भी कितने हैं, 14 है। और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कितने हैं, 14 तत्व। हालांकि यह नीचे लिखा हुआ है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो कौन से हैं, लेंथेनाइड, कहां से शुरू होता है बताइए, 58 से। कहां से शुरू होते हैं, 58 से शुरू होते हैं। और एक्टिनाइड कहां से शुरू होते हैं, 90, परमाणु क्रमांक 90 से शुरू होते हैं। 14 दोनों में तत्व हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप। फर्स्ट ए और सेकंड ए। कौन सा है, फर्स्ट ए और सेकंड। जो फर्स्ट ए है जो कि यहां पर था, आप लोग ये देखिए, ये और ये सेकंड है। ये तो है फर्स्ट है और ये कौन सा हो गया, सेकंड है। फर्स्ट ए में जो धातुएं हैं, आप लोग थोड़ा सा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। ये जैसे आवर्त सारणी है ना, इस आवर्त सारणी में जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं वैसे वैसे धात्विक गुण जो होता है वो घटता जाता है। जैसे जैसे इधर जाते हैं ना आवर्त सारणी में, बाएं से दाईं ओर जाते हैं। आवर्त सारणी में क्या होता है, बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण घटता जाता है। इसका मतलब आवर्त सारणी में इधर जितने भी हैं वो धातु है, और जैसे अपन इधर जाते हैं तो क्या हो जाती है,
अधातुएं आती है। आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी है, इसके इस साइड में तो क्या है और इस साइड में क्या है, और बीच में यहाँ पर एक श्रेणी बनती है। यहाँ पर है उप धातुएं जो कि धातु और अधातु के बीच का गुण प्रदर्शित करती है, जो कि अर्धचालक भी कहलाती है। तो किसकी भांति काम करती है? अर्धचालक। अर्धचालक को एक आधा उदाहरण आपको पता होगा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये किसके उदाहरण है? अर्धचालक या उप धातुओं के। एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये भी उदाहरण है। तो यहाँ पर एक सीढ़ी नुमा संरचना बनती है, वहां पर कौन से तत्व है? उप धातु है। आवर्त सारणी के इस साइड में क्या है? दाईं ओर धातु है, इस साइड में क्या है? और एक सीढ़ी नुमा संरचना बनती है, वहां पर क्या है? उप धातु। समझ में आ गया? जैसे जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर बढ़ते हैं, धात्विक गुण क्या होता जाता है? घटता जाता है, बाएं से दाएं। सबसे ज्यादा धात्विक गुण इस साइड में होता है ना। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हालांकि बाईं ओर होता है, फिर भी ये क्या होता है? अधातु होता है। क्या है? ये एक अपवाद है, मैंने आपको शुरू से ही बताया है। हाइड्रोजन हालांकि आवर्त सारणी में किस तरफ होता है? बाईं ओर होता है। इसको इसलिए क्योंकि इसकी विशिष्ट प्रकृति है, इसको आवर्त सारणी में अलग ही रखा हुआ है ना। ये H प्लस संयोजकता दर्शाने के कारण इसको इस वर्ग में रखा हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये अधातु है। फिर लिथियम, ये अपन ने पढ़ी है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को यहाँ पर राउंड इसलिए किया गया है क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये क्या है? सॉफ्ट धातुएं हैं। इनको अपन चाकू से आसानी से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? किस किस को? सोडियम और पोटेशियम को। जब सोडियम और पोटेशियम को यूज करना होता है, जो फिल्टर पेपर जो होता है, जो अखबार की तरह आता है ना एक फिल्टर पेपर, उस फिल्टर पेपर के बीच में रख करके उसको दबाया जाता है और सुखाया जाता है। क्या करते हैं? सुखाया जाता है। इसको अगर अपन खुले में रखते हैं तो ये जल्दी आग पकड़ लेता है। इसको अगर अपन खुले में रखते हैं तो ये क्या कर लेता है? जल्दी ही आग पकड़ लेता है, अर्थात ये सक्रिय धातुएं हैं। क्या है? इसलिए इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इनको अगर खुले में रखते तो ये क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। खुले में रखेंगे तो क्या कर लेगी ये? आग पकड़ लेगी। रूबिडियम और सीजियम, देखो दो धातुएं ऐसी है, यहाँ पर सीजियम लगा रखा है। सीजियम के अलावा भी है एक गैलियम। सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम दो धातुएं ऐसी हैं जिनको अगर अपन हथेली पर रखें तो वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। हथेली पर रखे तो क्या हो जाती है? वो पिघल जाती है। यानी कि कमरे के तापमान से थोड़ा सा अधिक तापमान हो तो गैलियम और सीजियम पिघल जाती है। ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम। ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिनको हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। गैलियम और सीजियम। कौन कौन सी है? गैलियम और सीजियम। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कमरे के तापमान से कुछ ज्यादा होता है। सामान्यतः कमरे का तापमान 30-32 के आसपास माना जाता है। कितना मानते हैं? 30-32। तो कहने का मतलब ये है कि कमरे के तापमान से, अब जैसे गैलियम और सीजियम को यहाँ रख दिया तो वो पिघलेगी नहीं, कमरे के तापमान पर नहीं पिघलेगी। लेकिन जैसे अपन हथेली पर रखेंगे तो अपने शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री के संपर्क में आएगी तो फिर वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। ये कौन सी धातुएं हैं? पहले वर्ग में आने वाली क्षारीय धातुएं। ये कौन सी है? क्षारीय मृदा धातुएं। अब ये स्ट्रोंशियम है, आतिशबाजी से में लाल रंग का कारण ये होता है स्ट्रोंशियम। बेरियम हरा रंग का कारण होता है, इसका नाम बेरियम है। ये रेडियम है, रेडियो एक्टिव है। रेडियम आपको पता है कि ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो बड़ा बड़ा विकिरण उत्सर्जित करता रहता है, रेडियो एक्टिव तत्व। हाँ, ये दोनों फ्रेंशियम और रेडियम।
इनमें देखिए H को छोड़ करके सभी क्या है, धातु है। H क्या है, हाइड्रोजन तो क्या है, अधातु। हाइड्रोजन गैस होती है H2 है ना, वो क्या है, अधातु है। H अधातु है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ की सतह पर अगर प्रकाश डाला जाए तो उसमें से विद्युत उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत उत्पन्न हो सकती है। इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सुग्राही धातु कौन सी है, सीजियम। कौन सी है, सीजियम। मतलब वो उससे जल्दी ही प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ये सीजियम जो है वो लिक्विड मेटल है, कम ताप, कमरे के तापमान से, कम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको चेंज कर लें आप लोग। कमरे के तापमान से अधिक तापमान पर ये किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में। सीजियम भी आ जाती है, और एक मैंने नाम और बताया था आपको, गैलियम। गैलियम और सीजियम जो है वो कमरे से अधिक, कुछ अधिक तापमान पर किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है, अर्थात ये पिघल जाती है। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, यानी मृदु धातुएं हैं। इनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दांतों और हड्डियों का मुख्य घटक कौन सा है, कैल्शियम है। यहाँ पर ये सी है ना, कैल्शियम और फॉस्फोरस। दंत क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, जब मुंहों की पीएच मान कितनी हो जाती है, 5.5 से कम हो जाती है, तो अपना दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अम्ल वर्षा कब होती है, अम्ल वर्षा में ऐसी कौन सी चीजें मिल जाती है जिसके फलस्वरूप वो अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन मिल जाते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर के अम्लीय प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। दांतों और हड्डियों का मुख्य घटक क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम की पूर्ति अपन अधिकतर किससे करते हैं, दूध से करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। पर्णहरित व हरित लवक में पाई जाने वाली धातु, पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। किसमें पाया जाता है, तो पत्तियों में जो होता है वो क्या होता है, पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है उसमें, पर्णहरित में। अब आ जाता है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें धातु भी है, अधातु भी है, और उपधातुएं भी हैं। इसमें धातु कौन 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 सी, इसमें आप लोग ये सबसे पहले तो आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि भाई ये आवर्त सारणी में किस जगह पर है, किस साइड में बताओ, सबसे लास्ट में। कहां पर है, सबसे एस, ये देखिए आप लोग, वापस बता देता हूँ आपको, ये इस साइड में, यानी 18, 17, 16, 15, 14 और 13, 13 से लगा करके 18 तक जो वर्ग हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व। इनमें जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। फर्स्ट है और सेकंड है हो गया था, फिर आ जाता